वेलकम गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट टेंजेंट्स। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कॉमन टेंजेंट्स, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और VLWs की सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। कॉमन टेंजेंट्स में आपने सबसे पहले याद रखना है कि इसके डिफरेंट केसेस बनते हैं कि दो सर्कल्स अगर आपके पास हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो उसके डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस आपका आ जाता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उनको एक दूसरे को नहीं टच करेंगे नहीं कट करेंगे। उस केस में आपके पास 4 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई है। ये एक टेंजेंट आ गई, देखो कॉमन टेंजेंट हो गया जो दोनों पे टेंजेंट होगी। ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट होगी उसको हम कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। एक ये आ जाएगी, एक ये। इसमें से ये वाली जो ब्लैक पेन से मार्केट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इन टेंजेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो एक दूसरे को काट करके जा रही हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस केस में, फर्स्ट केस में आपको याद रखना है 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती हैं और 2 ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं। और टोटल टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी इस केस में? 4। आपको टोटल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट का भी पूछ सकता है और ट्रांसफर्स का भी पूछ सकता है किसी भी केस में। और इसी केस को अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस केस को। केस फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? जब दोनों सर्कल में C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। C1 C2 हो गया दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं C1 यहाँ पे है, देखो ये है C1, यहां से लेके C2 तक का डिस्टेंस, ये आपका C1 C2 है। इसको जनरली स्मॉल d से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। C1 C2 देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे? R1 प्लस R2 से। R1 ये आ गया, R2 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना डिस्टेंस आएगा? ये वाला और ये वाला ही आएगा। बट d तो यहाँ पे इन दोनों से बड़ा है ना, d तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा, उसमें ये बीच वाला भी आएगा, ये वाला d में ये वाला डिस्टेंस भी आएगा। दैट मीन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 R2। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद रखनी है। आपको या तो क्वेश्चन में दे देगा इन केस C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 R2, नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ लेगा या नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ, तो आपको ये भी आना चाहिए और फिगर भी आनी चाहिए कि इस केस में 4 टेंजेंट्स होती हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2 ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। सेकंड केस होता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली, ठीक है। टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक इंटरनली भी टच कर सकते हैं ना, अगर ये सर्कल इसके अंदर होगा। ये एक्सटर्नली वाला केस है। इस केस में 3 टेंजेंट आपकी पॉसिबल होती हैं। देखो हमने ड्रा भी किए हैं, ये डायरेक्ट टेंजेंट, ये डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसफर टेंजेंट इस केस में एक ही हो जाएगी, बिकॉज दोनों टच कर रहे हैं तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है जो यहां से पास करेगी इनके कॉमन पॉइंट से, जहां पे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट आपकी 2 हो जाएंगी और ट्रांसफर्स 1 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 3 टेंजेंट। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे देखो D और R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस ये आ गया, इसको हम D से डिनोट करते हैं। और R1 प्लस R2 भी यही होगा। देखो R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही डिस्टेंस आ रहा है D। इस केस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, दैट इज कट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, ये वाला केस। इस केस में कोई भी आपकी ट्रांसफर्स टेंजेंट नहीं होगी पॉसिबल, 2 डायरेक्ट टेंजेंट होंगी जो हमने ड्रा की है, ठीक है। 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स, टोटल टेंजेंट भी 2 और दोनों की दोनों जो होंगी वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर्स टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती जब कट करते हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे जो D होगा ये आपका D आ गया, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस। ये जो D होगा ये लाई करेगा बिटवीन R1 प्लस R2, मतलब R1 प्लस R2 से छोटा होगा ये डिस्टेंस, R1 प्लस R2 से छोटा होगा और R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, ठीक है। C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। C1 C2 याद रखना ग्रेटर देन होगा R1 माइनस R2 से। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा, ठीक है। सॉरी, लेस देन कब होगा? लेस देन तब होगा जब ये वाला सेंटर भी इसी सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये वाला सेंटर भी इसी सर्कल के अंदर लाई करेगा, तब ये केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस इज, फोर्थ केस आपका आ गया जिसमें दोनों सर्कल टच करेंगे, जो आपका सेकंड वाला केस था, बट इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन दी बोथ दी सर्कल्स टच इंटरनली, वो एक्सटर्नल वाला केस था। इस केस में एक ही कॉमन टेंजेंट बनती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो यहां से पास करेगी, ठीक है। एक ही कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कोई ट्रांसफर्स नहीं होगी यहाँ पे। इस केस को अगर मैं करूं तो इस केस में क्या होगा? C1 C2 जो होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल होगा, R1 माइनस R2 के इक्वल। देखो C1 C2 आ गया ये वाला डिस्टेंस, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? देखो ये पूरा R1 है, यहां से लेके यहां तक ये R1 आ गया आपका बड़े सर्कल का रेडियस,
ठीक है, इसके सेंटर से सर्कल तक। और R2 क्या होगा, R2 देखो ये इसका सेंटर ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये R2 होगा। सो R1 में से R2 अगर माइनस कर दूँ तो ये वाला डिस्टेंस बचता है, और यही तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, यही तो D है, यही तो C1 C2 है। सो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा इस केस में R1 माइनस R2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे एक टेंजेंट होगी, ये भी याद रखना है। फोर्थ केस आपका आ जाता है जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूरा अंदर होगा, उसको ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, उस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकती, जीरो कॉमन टेंजेंट। सो इस केस की ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, यहाँ पे C1 C2 लेस देन होगा, R1 R2 से भी छोटा हो जाएगा C1 C2, ठीक है, R1 R2 से भी छोटा हो जाएगा। ये केस आपको मैं बता रहा था पहले, ये तब होगा जब एक सर्कल पूरा दूसरे सर्कल के अंदर होगा। सो पहले तो ये आपको ये 5 केसेस याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन इसी में आ जाए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली टेंजेंट का क्वेश्चन आपको जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा टेंजेंट की लास्ट वीडियो उसी में से आ जाएगा। अगर कॉमन टेंजेंट में से आया तो यहां से आएगा, या एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड करने का, वहां से आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम। सो अगर आपको फाइंड करनी है लेंथ किसकी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये डी है, सॉरी, ठीक है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी ये एल था, एल डी एल टी। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी स्क्वायर। स्मॉल डी मैंने आपको बता दिया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, जो दो सर्कल होंगे उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट टेंजेंट के लिए। और अगर ट्रांसफर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है उस केस में यही फॉर्मूला है, R1 माइनस R2 की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, याद रखना, यहाँ नहीं प्लस कर देना, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आप यूज करोगे अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है ट्रांसफर्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। अब इन फॉर्मूलेस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल्स आपको दिए हैं, दोनों का रेडियस गिवन है, ठीक है, R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी आपको दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आपको फाइंड करना है, दैट इज आपको फाइंड क्या करना है, स्मॉल डी फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है एल टी, उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1, यहाँ पे प्लस, ट्रांसफर वाले केस में प्लस और डायरेक्ट वाले में यहाँ पे माइनस आएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और यही तो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखो, माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, देखो R1 6 है और R2 3 है, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। डी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ये स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये कैसे खत्म होगा, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, इक्वेशन के बोथ साइड हम स्केयरिंग कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 81, माइनस 81 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 81 आपका हो जाएगा 145 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये तो डी स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा, रूट आएगा, सो डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 145। ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ गिवन टू सर्कल्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 145 इज योर आंसर। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको इन फॉर्मूलेस में मिलेगा। आपको डी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, एल टी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या R1 R2 में से कोई एक चीज मिसिंग दे देगा। देखो यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, एल टी लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और 2 रेडियस। इन चारों में से आपको 3 कोई गिवन देगा, एक फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दो सर्कल्स दिए हैं, दोनों के रेडियस आपको दिए हैं R1 R2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू भी दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ भी माइनस, ठीक है। सो निकाल दो, सारी चीजें आपको गिवन है। डी स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 माइनस R2, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 करो, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 4 1, 144, और 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 12, सो 12 सेंटीमीटर इज योर आंसर। डी पार्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। सो पहले तो आपको कौन सा केस दिया हुआ है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स का, ये वाला केस आपको दिया है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स ये वाला। इस केस में हमें पता है कॉमन टेंजेंट्स होती हैं 3, एक होती है ट्रांसवर्स, 2 होती है डायरेक्ट। ट्रांसवर्स की लेंथ फाइंड करने के लिए नहीं बोला उसने, कौन सी लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है आपको, कॉमन टेंजेंट का लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है,
तो ये लेंथ आपको फाइंड करने के लिए बोला है इस कॉमन टेंजेंट की या इसकी। याद रखना जो भी ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है इनकी लेंथ इक्वल होती है, जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रांसफर टेंजेंट भी होती है बट उसका पासिंग पॉइंट एक ही है, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, वो तो उसकी लेंथ वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा आपको, तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है इसने। अब गिवन क्या दिया है, दोनों के रेडियस दिए हैं ना R1 R2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमें वो भी चाहिए होता है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना C1 C2 स्मॉल d की वैल्यू, बट वो यहाँ पे नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? बिकॉज इस केस में उसकी जरूरत ही नहीं। एक्सटर्नल टचिंग का मतलब हो गया इस केस में, मैंने क्या बताया था, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, दैट इज d की वैल्यू सिंपली हो जाएगी R1 प्लस R2, बस हो गया आपका काम, d भी मिल गया। देखो ना d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, तो ये डिस्टेंस है, तो ये R1 ये R2 दोनों के सम के इक्वल है। सो अब लगा दो फॉर्मूला कॉमन टेंजेंट का, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। इस टेंजेंट की लेंथ आप फाइंड नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट तक जाएगी, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है ना ये, इसको समझ रहे हो बात। दोनों पे कॉमन तो है लेकिन एक ही पॉइंट, या तो इसकी लेंथ अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से देखूँ तो दोनों पॉइंट, ये वाले दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं एक जगह पे, दैट मीन्स इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, ठीक है। सो इसकी फाइंड करने के लिए नहीं, डायरेक्ट की फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। डायरेक्ट वाले केस में दोनों माइनस याद रख लो, ठीक है। डायरेक्ट वाले केस में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और ट्रांसफर वाले केस में यहाँ तो माइनस ही आएगा यहाँ प्लस आएगा। डी क्या है यहाँ पे, R1 प्लस R2 वही डी होगा, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस R1 माइनस R2 करो, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 स्क्वायर इज 49, दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट 576 आएगा, और 576 एक परफेक्ट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 24 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इस केस में आपको याद रखना है डी की, अगर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल वाला केस दिया तो डी की वैल्यू नहीं आपको देगा उस केस में डी सिंपल R1 प्लस R2 हो जाएगा। और सिमिलरली यही क्वेश्चन अगर इंटरनली टचिंग वाला देता उस केस में भी आपको डी नहीं देगा, क्योंकि उस केस में भी डी किसके इक्वल होता है, R1 माइनस R2 के इक्वल होता है। R1 जो बड़ा रेडियस होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना। तो इन दोनों केसेस में, टचिंग वाले केसेस में आपको डी की वैल्यू कभी नहीं देगा, डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। अगर एक्सटर्नल टचिंग है तो R1 प्लस R2 कर दो, अगर इंटरनल टचिंग है तो R1 माइनस R2 कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब, AC इज अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, AC एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, टू सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q, दो सर्कल हैं जिनके सेंटर्स P और Q पे, एंड रेडियस, इनके रेडियस भी दें 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एट दी पॉइंट्स, ये एट दी पॉइंट्स A एंड C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AC अगर ट्रांसफर टेंजेंट है तो एट पॉइंट A और C ही होगा, ठीक है। इफ AC कट्स PQ एट पॉइंट B एंड AB इज 8 सेंटीमीटर देन PQ इज इक्वल टू, पहले तो इसकी फिगर बनाओ, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये सर्कल्स कैसे होंगे, एक दूसरे को टच नहीं, ये वाला केस होगा ये, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स टेंजेंट कहाँ से, यहाँ से पास होती है ना, है ना। सो एक ट्रांसफर टेंजेंट बना दो, ये मैंने बना दी एक ट्रांसफर टेंजेंट, ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, ए पे और सी पे, और सर्कल के टेंजेंट्स सर्कल के सेंटर्स आपको दिए हैं पी और इसका सेंटर दिए क्यू, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो आप। ये जो पी क्यू लाइन है ये ए सी को कट कर रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम भी दिया है, ए सी कट्स पी क्यू एट पॉइंट बी, इस पॉइंट का नाम आपका बी है। अब रेडियस को इससे ज्वाइन कर दो, ये आपका इस सर्कल का रेडियस आ गया, ये गिवन दिया है 6 सेंटीमीटर, ये आपका इस सर्कल का रेडियस आ गया, ये भी आपको गिवन दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया ये 3, ये पॉइंट किया हुआ आ गया, ठीक है, ये 3 दिया। अब इस केस में आपको क्या दिया है, ए बी भी दिया हुआ है, ए बी इज 8 सेंटीमीटर, ए बी आ गई ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, पी क्यू, ये पी क्यू ये पूरी लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, आपको स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इसी क्वेश्चन के कंसेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चन फिर बनते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है, ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे, हमने टेंजेंट में थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, पढ़ी थी ना ये थ्योरम लास्ट वीडियो में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, ये रेडियस है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें, एक एंगल ये राइट एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल का ये वाला और इस ट्राइंगल का ये वाला, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको, ये इक्वल होते हैं। सो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो थर्ड वाला एंगल खुद ब खुद इक्वल होता है। सो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे।
तो आपको ये बस याद रखना है कि सर्कल वाले कॉमन टेंजेंट वाले केस में ये जो दो ट्राइंगल्स बनती हैं ये हमेशा सिमिलर होंगी। सिमिलर होंगी तो साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। अब साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, तो उससे हम कोई भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की देखो दो साइड्स आपको दी हुई हैं 8 एंड 6, तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हो क्या? यस सर, पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड ये पीबी है, यही फाइंड करनी है। और राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है। सो पीबी का स्क्वायर क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो 36 प्लस 64 ये हो जाएगा 100। ये किसकी वैल्यू आई, पीबी स्क्वायर की, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, सो 100 का स्क्वायर रूट 10। तो वैसे तो आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट याद ही होनी चाहिए, 6 8 का पैथागोरियन ट्रिपलेट 10 होता है, तो इसकी लेंथ 10 आ गई, ये फाइंड कर ली पहले। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल कर दो। आपको बस अब बी क्यू फाइंड करना है, बी क्यू, क्योंकि हमें टोटल पी क्यू फाइंड करना है ना। पी क्यू फाइंड करने के लिए पीबी तो हमने फाइंड कर लिया, अब बी क्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि ये सिमिलर है तो यहाँ पे साइड्स की रेशियो लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो पहले ले रहा हूँ मैं कौन सी साइड, कोई भी ले लो, इस एंगल की अपोजिट वाली ले लो। इस एंगल के अपोजिट वाली इस ट्राइंगल में साइड है 6 डिवाइडेड बाय, अब इसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में लेनी है। इस एंगल के अपोजिट वाली साइड ये है 3 रेडियस वाली साइड इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ले रहा हूं मैं हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट वाली पीबी, इसकी लेंथ कितनी है 10 डिवाइडेड बाय, इस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये 10 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो ये 10 था हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट, तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज ही लेना है, राइट एंगल के अपोजिट ये बी क्यू, बी क्यू। ये साइड्स की रेशियो क्यों इक्वल हुई, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। बस इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको याद होना चाहिए कि अगर पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दिए हैं तो थर्ड फाइंड कर लो, फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल की रेशियो लेके आप कोई भी साइड फाइंड कर सकते हो। यहाँ से बी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लो, 3 2 6 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और बी क्यू इधर आ जाएगा, बी क्यू विल बी इक्वल टू 10/2, बी क्यू विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बी क्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो टोटल पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी थी, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, 15 इज योर आंसर। सपोज इसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी फाइंड, बी सी फाइंड करने के लिए बोल सकता था, बी सी, देखो बी सी फाइंड करने के लिए बोल सकता था। फिर हम क्या करते, 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, ये तो सेम रेशो। अब मैं ये वाली साइड की रेशो लूंगा, 8 डिवाइडेड बाई बी सी, 8 डिवाइडेड बाई बी सी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 2 इधर डिवाइड, सो बी सी आपका आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बीसी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। पूरा एसी फाइंड करने के लिए बोला होता तो 8 + 4 वो 12 सेंटीमीटर हो जाता। तो कोई भी साइड आप फाइंड कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू सर्कल्स विद सेंटर C1 एंड C2 विद रेडियस R1 एंड R2 इज गिवन एंड आल्सो, ये आपको कंडीशन दी हुई है, आपको पूछा हुआ है ये कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आपको दिया C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 वाला केस होता है जब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, ठीक है। ये दो केस तो अच्छे से याद कर लो, R1 माइनस R2 हुआ अगर C1 C2 तो ये टच इंटरनली वाला केस है, अगर C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल हुआ तो ये टच एक्सटर्नली वाला केस है, तो टच इंटरनली वाला केस है ये, ठीक है। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली विद 3 कॉमन टेंजेंट, नहीं ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस तब होता जब C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिया होता। सर्कल टच ईच अदर इंटरनली विद 1 कॉमन टेंजेंट, हाँ यही है। टेंजेंट भी देख लेना, हो सकता है यहाँ 2 टेंजेंट दे देता। इंटरनली जब टच करता है तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनती है, इंटरनली जब टच करता है तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनती है और वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। सो बी पार्ट इज योर आंसर। सर्कल कट्स ईच अदर विद 2 कॉमन टेंजेंट्स, कट ईच अदर वाला केस जो होता है ये वाला, इसमें 2 कॉमन टेंजेंट होती हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था आपका C1 C2 इज लेस देन R11 प्लस R2, ये वाला केस है ये, ठीक है। और ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ये वाला केस है ये। नेक्स्ट, सर्कल नाइदर टच नॉर कट विद 4, ये कौन सा केस है, जब ना ही टच करेंगे ना ही कट करेंगे, ये वाला केस, जब C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो ये ज्योमेट्रिकली सारे केस आपको याद होने चाहिए। सो कॉमन टेंजेंट में बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है, अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से आपको आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।